अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू ऑल आर फाइन। आज हम सीएस 615 के लेक्चर नंबर 26 को डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे लास्ट लेक्चर का ही रिमेनिंग पार्ट है। और इसमें हम लाइफ साइकिल मॉडल्स को डिस्कस करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी बन रहा है। और ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी है लेकिन काफ़ी ईजी है, और वीडियो को एंड तक क्लास में देखें ताकि जितने भी टॉपिक्स हैं उन तमाम के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो सकें। तो स्टार्ट करते हैं। लाइफ साइकिल मॉडल को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू दिया गया है कि जब आपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है, यानी कि प्रोजेक्ट को चलाना है, स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले क्या होगा कि उसे छोटे छोटे यानी कि मल्टीपल मैनेजेबल टास्क में डिवाइड कर लिया जाएगा। और उन टास्क को कौन परफॉर्म करेगा? मल्टीपल प्रोसेसेस मिलकर उन टास्क को परफॉर्म करेंगे। ये यहाँ पे एमसीक्यूज़ के लिए मैंने कुछ लाइन्स हैं जो हाईलाइट की हैं। उसके बाद मज़ीद आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए उन्होंने आपको एक डेली लाइफ एग्जांपल दी है। वो ये है कि सोचें कि अगर आपने ऑफिस मैनेजमेंट प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है तो आप किस तरह से करेंगे, उसके क्या टास्क होंगे, यानी कि क्या मेथड होगा कि आप एक प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करें। तो यहाँ पे 3 फेजेस बताए गए हैं, मतलब कि आपको 3 काम बताए गए हैं। सबसे पहले ये है कि आप मीटिंग वगैरह हेल्ड करेंगे मैनेजर के साथ और फाइनेंस वगैरह के साथ, मीटिंग वगैरह हेल्ड करेंगे, तमाम चीज़ों को डिसाइड करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद अगला स्टेप होगा मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी से डिसाइड करना, मतलब कि आप उस प्रोडक्ट को किस तरह से एडवर्टाइज़ करना चाहते हैं। लास्ट पे आप ये डिसाइड करेंगे कि एक्चुअली आपने वो प्रोजेक्ट लॉन्च करना कहाँ पे है। तो ये 3 स्टेप्स होंगे जब आपने ऑफिस मैनेजमेंट प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है। ये पेपर में नहीं आता है एज इट इज़, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के लिए मैंने लाइन्स हाईलाइट की हैं। उसके बाद यहाँ एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस की डेफिनेशन दी गई है। इसके अलावा बताया गया है कि हर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो है वो डिस्क्रीट होता है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट होता है। तो अगर आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है कि डैश इज़ डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टास्क, यानी कि रिलेटेड टास्क का एक कलेक्शन होता है जिसे प्रोसेस बोला जाता है। और हर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो है वो डिस्क्रीट होता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स कम्प्लेक्सिटी, साइज़ एंड गोल्स। तो ये 3 ऑप्शंस आपको गिवन होते हैं। ये एमसीक्यूज़ के लिए आपने यहाँ पे चीज़ें कवर करनी है। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं लाइफ साइकिल मॉडल, यानी कि जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर ये शॉर्ट में आएगा तो आपने सिर्फ इन मॉडल्स के नाम लिखने हैं, बट ये ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि लाइफ साइकिल मॉडल्स को एक्सप्लेन करें, तो आपने इनके नाम लिखने होते हैं और थोड़ी बहुत इनकी डिटेल भी लिखनी होती है। तो सबसे पहला मॉडल है वाटरफॉल मॉडल, जिसे आप ट्रेडिशनल लाइफ साइकिल मॉडल भी बोल सकते हैं। इसमें काम जो है ना वो फेजेस की फॉर्म में होता है, यानी कि आप एक स्टेप परफॉर्म करेंगे, उसके बाद आपने अगला टास्क परफॉर्म करना है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपने तमाम टास्क कंप्लीट करने होते हैं। फर्दर इसकी एक डायग्राम भी गिवन है, वो मैं आपको दिखाऊंगी, वहाँ से आपको मज़ीद से क्लियर हो जाएगा कि ये मॉडल किस तरह का है और उसमें किस तरह वर्किंग होती है। उसके बाद है प्रोटोटाइपिंग मॉडल। प्रोटोटाइपिंग मॉडल तब यूज़ करते हैं जब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स क्लियर ना हो, मतलब कि क्लाइंट ने काम तो करवाना है लेकिन उसे ये पता नहीं है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एक्चुअली उसे काम चाहिए किस तरह का। तो इस केस में प्रोटोटाइपिंग मॉडल काम आता है कि आप थोड़ा सा उसका डेमो वर्जन बना के क्लाइंट को दिखाते हैं। अगर तो उसे पसंद आ जाता है तो वो एग्री करता है, अप्रूव करता है, और बाद में आप उसमें एप्लीमेंटेशन वगैरह शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर वो कहते हैं कि मुझे इससे ज़रा हट के चीज़ चाहिए, तो पहले आप उसे इम्प्रूव करेंगे और बाद में एप्लीमेंटेशन करेंगे। उसके बाद है इंक्रीमेंटल मॉडल। जिस तरह के नाम से ज़ाहिर है, इंक्रीमेंटल यानी कि बिल्ड की फॉर्म में होता है, पार्ट की फॉर्म में होता है, यानी कि जो सॉफ्टवेयर है वो अपने पार्ट्स की फॉर्म में डेवलप करना होता है। और ये किसकी एग्जांपल है? ये एवोल्यूशनरी लाइफ साइकिल मॉडल की एग्जांपल है, इंक्रीमेंटल मॉडल। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन भी है और इसके अलावा ये एमसीक्यूज़ के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है। और ये प्रोटोटाइपिंग मॉडल की जो इटरेटिव नेचर होती है उसे और वाटरफॉल मॉडल की जो नेचर है उसको कंबाइन कर देता है। तो ये कॉम्बिनेशन किसका है ये भी आपने देख लेना है। इसके अलावा इंक्रीमेंटल मॉडल जो है वो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को मल्टीपल लीनियर सीक्वेंसेस में तोड़ देता है या फिर डिवाइड कर देता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें काम जो है ना वो बिल्ड की फॉर्म में होता है। यहाँ पे बिल्ड जो है वो पार्ट को ही बोला गया है कि जब आप सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे पार्ट्स की फॉर्म में डेवलप करेंगे तो वो इंक्रीमेंटल मॉडल कहलाता है। उसके बाद है स्पाइरल मॉडल। वाटरफॉल एंड प्रोटोटाइपिंग मॉडल को जब आप कंबाइन करते हैं तो स्पाइरल मॉडल बनता है, यानी कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है वाटरफॉल एंड प्रोटोटाइपिंग मॉडल का। और इसमें प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जो है वो स्टेजेस यानी कि फेजेस में डिवाइड हो जाता है, और हर स्टेज पे या हर फेज में आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास है RAD मॉडल। ठीक है, इसे आप राड मॉडल भी बोल सकते हैं। इसमें रैपिड डेवलपमेंट होती है, इसके अलावा फास्ट डिलीवरी इसमें होती है। तो ये यहाँ पे इसकी डेफिनेशंस वगैरह ही दी गई हैं। इसके अलावा ये एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन की हैं ना, ये सिर्फ आप एमसीक्यूज़ के लिए देखनी होती हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को आप खुद भी रीड करें ताकि ये एमसीक्यूज़ आपके कवर हो जाएँ। इसके अलावा जो चीज़ें मैंने यहाँ पे स्किप करवाई हैं वो आपने नहीं करनी, क्योंकि वो पेपर में एज इट इज़ नहीं आती। हम सिर्फ वही चीज़ें कवर करेंगे जो पेपर में आती हैं या पेपर में आने के चांसेस हैं।
उसके बाद यहाँ पे ये बताया गया है कि जिस तरह अभी हमने देखा कि काफ़ी प्रोसेस मॉडल्स हैं, तो एक जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है ना, उसके लिए काफ़ी एक हार्ड चैलेंज बन जाता है कि उसे अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए कौन सा मॉडल चूज़ करना है जो कि उसके लिए एफिशिएंट हो, क्योंकि काफ़ी मॉडल्स हैं। तो इस कंडीशन में अपने सॉफ्टवेयर के लिए एक सूटेबल और एक अच्छा प्रोसेस मॉडल चूज़ करना काफ़ी हार्ड हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया बताया गया है कि आप अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए किस तरह से किसी प्रोसेस मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले ये है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस गोल्स का पता हो, आपको पता हो कि आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो आप किस लिए बना रहे हैं, बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके अलावा प्रोजेक्ट का साइज़ कितना है, क्लाइंट्स एंड प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स कितनी है, इसके अलावा फंड्स आपके पास कितने हैं, मतलब कि आपके पास डेवलपमेंट स्टाफ कितना है, बजट कितना है और रिस्क आने के कितने चांसेस हैं। अगर आपको इन तमाम बातों का पता होगा, फिर ही आप अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए एक बेहतर और सूटेबल प्रोसेस मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये पैराग्राफ आपने स्किप कर देना है, यहाँ पर भी कुछ एमसीक्यूज़ वगैरह बताए गए हैं। वो ये हैं कि इन प्रोसेस मॉडल को आपने किस कंडीशन में यूज़ करना है, मतलब क्या कंडीशन होगी तो फिर आप कौन सा प्रोसेस मॉडल यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे वाटरफॉल एंड इंक्रीमेंटल मॉडल के बारे में बताया गया है कि अगर तो अकरेंस ऑफ रिस्क काफ़ी मिनिमम है तो फिर आप वाटरफॉल एंड इंक्रीमेंटल मॉडल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर वेरी हाई है तो फिर आप स्पाइरल मॉडल यूज़ करेंगे। मज़ीद ये बताया गया है कि आपको वाटरफॉल मॉडल यूज़ करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, अगर आपका प्रोजेक्ट लार्ज है, उसके फेजेस वगैरह क्लियरली हैं, मतलब कि नंबर ऑफ़ डेज़, पर्सनल रिसोर्स एलोकेटेड, तमाम चीज़ें डिफ़ाइन हो चुकी हैं और इसमें जो चेंज वगैरह करना है वो एक्सपेक्ट नहीं है, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि बाद में आपको कोई चीज़ चेंज करनी है, तो फिर आप वाटरफॉल मॉडल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ इसके ड्रॉबैक्स वगैरह बताए गए हैं, यानी कि इसके ड्रॉबैक्स, इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कि वाटरफॉल के ड्रॉबैक्स कितने और कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला इसका ड्रॉबैक ये है कि आप सडनली चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको अचानक से कोई चेंज करना है, आपको कोई रिक्वायरमेंट चेंज करनी है तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें फेजेस में वर्क होता है। आप एक फ़ेज़ कंप्लीट करते हैं, दूसरे फेज़ पे चले जाते हैं, आप इसमें सडनली अचानक से कोई चेंज नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि हैवी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड वन ये है कि वर्किंग मॉडल जो है वो क्लियर नहीं होता है, क्योंकि आपने सारा काम करना है, उसके बाद आप क्लाइंट को दिखाएंगे, वो बाद में अप्रूव करेगा रिजेक्ट है, उसकी मर्ज़ी है, आप दरमियान में फ़ीडबैक नहीं ले सकते। उसके बाद ये है कि इसमें ब्लॉकिंग स्टेट भी होती है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं वाटरफॉल मॉडल के। मज़ीद उन्होंने आपको यहाँ पे डायग्राम के ज़रिए समझाने की कोशिश की है कि इसके जो फेजेज़ हैं वो किस तरह से होते हैं। सबसे पहले एनालाइज़ किया जाता है, यानी कि देखा जाता है कि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, यानी कि सबसे पहले एनालिसिस का प्रोसेस होगा। उसके बाद आप एक डिज़ाइन बना लेते हैं कि आपको सिस्टम चाहिए किस तरह का, उसका इंटरफेस किस तरह का होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा। उसके बाद आप कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं, कोडिंग करने के बाद आप टेस्टिंग करेंगे और उसके बाद आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, यानी कि ये फेजेज़ में वर्क होता है। एक फ़ेज़ के बाद आपने दूसरा फ़ेज़ स्टार्ट कर लेना है। उसके बाद प्रोटोटाइपिंग मॉडल के बारे में बताया गया है कि अगर तो रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो अनक्लियर हैं, मतलब क्लियर नहीं है, नहीं पता क्लाइंट को कि उसने क्या बनवाना है या फिर उसकी नीड्स एंड वांट क्या हैं, तो फिर आप प्रोटोटाइपिंग मॉडल यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह कि मैंने आपको स्टार्ट पे बताया था। उसके बाद यहाँ प्रोटोटाइपिंग मेथड बताए गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइपिंग मेथड्स कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो इसमें 3 तरह के मेथड यूज़ होते हैं। रैपिड प्रोटोटाइपिंग है, रीयूजेबल प्रोटोटाइपिंग है और मॉडुलर प्रोटोटाइपिंग है। मज़ीद ये बताया गया है कि आप किस कंडीशन में कौन सी प्रोटोटाइपिंग यूज़ कर सकते हैं। अब ये सिर्फ डेफिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सी प्रोटोटाइपिंग को कब यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको ये जो सिचुएशंस हैं, कंडीशंस हैं, वो गिवन होती हैं, बाद में पूछते हैं कि बताएं इस सिनेरियो में आप कौन सी प्रोटोटाइपिंग का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद मज़ीद आपको इंक्रीमेंटल मॉडल के बारे में बता दिया गया, और ये भी मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि इसमें आपका जो सॉफ्टवेयर है वो बिल्ड यानी कि पार्ट्स की फॉर्म में कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट आपके पास ये वाले जो पैराग्राफ्स हैं, एग्जांपल्स हैं, ये आपने स्किप कर देने हैं, ये पेपर में नहीं आते। नेक्स्ट यहाँ पे स्पाइरल मॉडल के बारे में दोबारा से बताया गया है कि जो स्पाइरल मॉडल है इसमें क्या होगा कि अगर तो रिस्क का ख़तरा जो है वो वेरी हाई है तो फिर आप स्पाइरल मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि इसमें फिर फ़ायदा ये है कि रिस्क जो है ना वो हर फेज़ में एनालाइज हो जाएगा, मतलब कि हर पार्ट में, हर टास्क में आप रिस्क को एनालाइज कर सकते हैं। क्लाइंट की जो इन्वॉल्वमेंट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, यानी कि क्लाइंट आपको हर फेज़ में बताता है कि ये काम मुझे पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको स्टार्ट में क्लियर कर दी हैं, बाकी ये यहाँ पे एमसीक्यूज़ के लिए मैंने हाईलाइट कर दी हैं, एक बार आप पढ़ेंगे तो ये कवर हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजर डिसाइड करता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये आपने शॉर्ट में बताना होता है, जिसमें सबसे पहले SRS है, मतलब कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट है। उसके बाद प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट प्लान आता है, इसके बाद सॉफ्टवेयर टेस्ट प्लान है,
SOR है, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट। तो स्टेटमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट में कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं, लाइक अनएम्बिगुअस रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, और इसके अलावा फुली डिफाइंड या फिर कंप्लीट प्रोजेक्ट हो सकता है, वेरीफाइएबल डिलीवरेबल होते हैं। अलावा इसमें कन्फ्लिक्ट नहीं होता, कंसिस्टेंसी होती है और ऑडिटेबल होते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशंस वगैरह बताई गई हैं SOR डॉक्यूमेंट की, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद सिस्टम स्पेसिफिकेशन है, डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन है। डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन में भी कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं, मतलब कि प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट प्लान देखा जाता है, रिक्वायरमेंट्स वगैरह देखी जाती हैं। इसके अलावा डिज़ाइन की स्पेसिफिकेशंस वगैरह इसमें शामिल होती हैं। तो ये यहाँ पे जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं सिर्फ आपकी रीडिंग की हैं, MCQs की चीज़ें हैं जो आपने खुद रीड करनी है ताकि तमाम चीज़ें कवर हो जाएँ। इसके अलावा ये वाला टॉपिक MCQs के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। DIDS स्टैंड फॉर डेटा आइटम डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले तो वो इसकी फुल फॉर्म पूछते हैं। इसके अलावा इसमें एक स्टैंडर्ड यूज़ होता है, स्टैंडर्ड 2168। ठीक है, ये वाला स्टैंडर्ड यूज़ होता है। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो आपने बतानी होती हैं, क्योंकि ये ऑप्शन की फॉर्म में आपसे पूछा जाता है। तो इसमें क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर की एवल्यूशन यूज़ होती है। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन एंड उसके रिलेटेड एक्टिविटीज़ की एसोसिएशन की जाती है और कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये चीज़ें हैं जो सिर्फ आपने MCQs के लिए देखनी है, और MCQs के लिए जितनी भी चीज़ें हैं मैंने हाईलाइट कर दी और साथ में लिख भी दिया है कि ये MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आपने खुद पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्रोनाइम वगैरह दिए गए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो ही नहीं सकता कि इसमें से आपको MCQs ना आए, क्योंकि आपको शॉर्ट फॉर्म गिवन होती है और आपने फुल फॉर्म बतानी होती है। तो इसलिए इस तमाम पूरे टेबल को आपने अच्छी तरह से देख लेना, ताकि कोई भी एब्रीविएशन जो है वो गलत ना हो और आप MCQs को सही से अटैम्प्ट कर सकें। इसके अलावा यहाँ पे एक स्टैंडर्ड के बारे में बात की जा रही है, यानी कि स्टैंडर्ड 2167 है। उसकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो उसमें यह है कि रिव्यूज़ वगैरह देखे जाते हैं, ऑडिट्स देखे जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन शामिल होती है, टेस्टिंग की एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि टेस्टिंग किस तरह से करनी है, क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज़ होती हैं, कन्फिग्रेशन किया जाता है। इसके अलावा कुछ अदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ भी शामिल होती हैं। मज़ीद इसमें बताया गया है कि इसमें एक रिक्वेस्ट वगैरह, यानी कि आप प्रिपेयर करते हैं डिलीशन के लिए, यानी कि ऐसी रिक्वायरमेंट्स जो कि एप्लीकेबल नहीं होती या फिर जस्टिफाइबल नहीं होती प्रोजेक्ट के लिए, उन्हें डिलीट कर दिया जाता है। और डिलीशन की जो रिक्वेस्ट है उसकी एक लिस्ट बनती है जिसमें कुछ एक्सक्लूजन्स होते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट्स के एक्सक्लूजन होते हैं, डॉक्यूमेंट्स में जो सेक्शन बने होते हैं उसके एक्सक्लूजन होते हैं। इसके अलावा कुछ एक्टिविटीज़ एंड पार्ट ऑफ एक्टिविटीज़ होते हैं जिनके एक्सक्लूजन की लिस्ट होती है। इसके अलावा ये है कि रिटन डिस्क्रिप्शन भी रेडी किया जाता है, यानी कि जो रिक्वायरमेंट्स आपने डिलीट करनी है, जो एप्लीकेबल नहीं है, जो अप्लाई नहीं हुई, तो उन्हें डिलीट करने की जस्टिफिकेशन जो है उसके लिए भी आपने एक डॉक्यूमेंट रेडी करना होता है। उसके अलावा ये एब्रीविएशन इंपॉर्टेंट है, SCMP स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम। और आपके पास जो SCMP है ये पार्ट होता है प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान का। इसके अलावा ये सेपरेट डॉक्यूमेंट या फिर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के सेक्शन के तौर पे अपेयर हो सकता है। तो ये इसकी एब्रीविएशन वगैरह है जो आपने सिर्फ देख लेनी है। इसके अलावा यहाँ पे SSPI के बारे में बताया गया है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट, यानी कि स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट क्या है। उसके बाद इसके बारे में कुछ MCQs वगैरह दिए गए हैं। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा कि MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है या फिर सब्जेक्टिव के पार्ट है, तो इसलिए आपने सिर्फ इसे एक बार रीड करना है। जितना मैंने कुछ भी नहीं लिखा लेकिन सिर्फ हाईलाइट किया, वो सिर्फ आपकी रीडिंग की चीज़ें हैं, तो आपने रीड ही करनी है। तो कम्युनिकेशंस मैनेजमेंट प्लान हमने स्टार्ट में देखा था कि कम्युनिकेशन मैनेजमेंट क्या होता है, कि ये देखना कि कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी है, किसको देनी है। इसके अलावा यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया गया है कि एक डिस्क्रिप्शन जो है ना वो इन्फॉर्मेशन होती है जो डिस्ट्रीब्यूट होनी होती है। इसमें फॉर्मेट्स वगैरह इंक्लूड होते हैं, कंटेंट, लेवल ऑफ डिटेल्स। इसके अलावा कुछ कन्वेंशंस वगैरह या फिर डेफिनेशन वगैरह जो कि यूज़ होनी है वो इसमें इंक्लूड होती हैं। मज़ीद इसमें सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस प्लान के बारे में बताया गया है कि हर प्रोजेक्ट की एक क्वालिटी होती है, क्योंकि जाहिर है कि हर प्रोजेक्ट में कोई ना कोई क्वालिटी प्लान लाजमी होता है। उसके बाद मज़ीद यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स वगैरह दिए गए हैं जो एग्ज़ाम में नहीं आते, तो ये आपने स्किप कर देने हैं। इसके बाद यहाँ पर मज़ीद कुछ MCQs वगैरह ही हैं, मतलब कि आपकी रीडिंग की चीज़ें हैं, आप रीड करेंगे तो ये तमाम चीज़ें कवर हो जाएंगी। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि RMM प्लान के बारे में पूछा जाता है, और ज़्यादातर इसके एब्रीविएशन की पूछी जाती है, मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है, और शॉर्ट में भी इसकी फुल फॉर्म ही पूछी जाती है। तो RMM स्टैंड फॉर रिस्क मिटिगेशन मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, यहाँ पे 3 M है और तीनों की जो फुल फॉर्म है वो आपसे पूछी जाती है। तो सॉफ्टवेयर टीम जो है ना वो, यानी कि कुछ सॉफ्टवेयर टीम्स ऐसी होती हैं जो कि इस फॉर्मल डॉक्यूमेंट को डेवलप नहीं करती। तो इसका मकसद ये है कि हर सॉफ्टवेयर टीम इसको डेवलप नहीं करेगी, सिर्फ कुछ सॉफ्टवेयर टीम्स होती हैं जो इसको डेवलप करती हैं। तो इसकी फुल फॉर्म सिर्फ आपने देख लेनी है, ये इंपॉर्टेंट होती है, पेपर में सेम एज पूछी जाती है। इसके अलावा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट बजट जो है इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, यानी कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एस्टिमेट करनी पड़ती हैं। तो इसमें प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का बजट होता है कि बजट कितना है, स्केड्यूल कितना है, कितने टाइम में सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा इसकी रिसोर्सेज क्या होंगी, यानी कि डेवलपमेंट के लिए कौन से और किस तरह की रिसोर्सेज चाहिए।
इसके अलावा यहाँ पे मेंटेनेंस डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है कि इसमें क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो इसमें सॉफ्टवेयर कोड की डेवलपमेंट की जाती है, उसे मेंटेन वगैरह किया जाता है। इसके अलावा इंटीग्रेशन की प्रिपरेशन की जाती है और मेंटेनेंस प्लान को डेवलप किया जाता है कि आप सॉफ्टवेयर को मेंटेन किस तरह से करेंगे। और मज़ीद यहाँ पे कुछ रीडिंग की चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने साथ में नहीं लिखा कि एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है या शॉर्ट या लॉन्ग में आएंगी। तो ये पेपर में अभी तक नहीं आई, लेकिन आ सकती हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ लें, अगर नहीं टाइम तो फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास कंप्लीट लेक्चर नंबर 26 है। इसमें जो एमसीक्यूज़ की चीज़ें हैं वो आपने खुद एक बार पढ़ लेनी है, ताकि ये तमाम चीज़ें कवर हो जाएँ।